नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान के मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और यूथ बेस्ड कार्यक्रम में, जिसका नाम है युवा। आज का युवा काफ़ी टैलेंटेड है, स्मार्ट है और बड़े सपने देखता है। उनके कुछ सपने ऐसे होते हैं जो फैमिली के लिए होते हैं और खुद के लिए होते हैं, और उनमें से कई सपने ऐसे होते हैं जो पब्लिक सर्विस के लिए होते हैं, यानी कि समाज में बदलाव लाने के लिए। तो आज के इस युवा कार्यक्रम में एक ऐसे ही मेहमान हैं हमारे बीच में, जिन्होंने सपने भी देखे और उन्हें पूरा भी किया, और साथ ही समाज में बदलाव लाने की ज़िद रखते हैं अपने समर्पण से, अपने त्याग से, यानी अपने डेडिकेशन से और हार्ड वर्क के साथ, और साथ ही पेशेंस के साथ, और सबसे ज़रूरी खुद पर उन्होंने विश्वास रखा। हमारे साथ हैं युवा साथी जो कि हैं रजनीश भाकर जी। आप आरएस में चयनित हैं 38वीं रैंक के साथ, और साथ ही एसडीएम के पद पर जो है अभी फ़िलहाल वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और काफ़ी कुछ आगे फ्यूचर में करने का जो है प्लान बना रहे हैं कि समाज में किस तरीके से बदलाव लाया जाए। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं सबसे पहले रजनीश जी का। रजनीश, बहुत बहुत स्वागत है युवा कार्यक्रम में। थैंक यू मैम आपका, जो आपने मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जिसके थ्रू मैं अपने व्यूज़ और अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरे युवा साथी हैं उनके साथ में शेयर कर सकूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो रजनीश, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि किताबों से निकलकर कैमरे के सामने कैसा आपको अनुभव हो रहा है फिलहाल? थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि पहले कभी कैमरा फेस किया नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मेरी मेहनत है उसी की बदौलत है कि मैं कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है। जी, बहुत खूब। और 38वीं रैंक के साथ आरएस 2023 में आप चयनित हुए हैं रजनीश। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई उसके लिए। लेकिन अगर हम आप शुरुआत करना चाहें आपकी बचपन से, क्योंकि बचपन सबका जो है बहुत अच्छा जाता है, बचपन की यादें जो हैं हमेशा साथ रहती हैं हमारे। तो ऐसे में बचपन की अगर हम बात करें, कैसा आपका बचपन बीता, क्या आपकी पढ़ाई रही, आपके परिवार में किस तरीके से आपने अपना समय बिताया? बचपन मैम एक सामान्य परिवार से मैं आता हूँ, और बचपन में मेरी जो स्कूलिंग है वो 12th तक मेरे मामा जी के पास में हुई है, और वहीं पर मेरे 2 भैया हैं मेरे से बड़े, मामा जी के लड़के, उनके साथ में खेलना कूदना होता था। वहीं पे उन्हीं के साथ में स्कूल जाता था, वही मेरे को स्कूल लेके जाते थे। तो और उन्होंने जो मेरी उस टाइम पर जो उंगली पकड़ी थी वो आज भी उसी तरह से मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, उसी तरह से गाइड कर रहे हैं। तो वो जो एक सफ़र है वो चल रहा है और वो हमेशा चलता रहेगा। बिल्कुल, ये सफ़र आपका हमेशा चलता रहेगा। और एक सफ़र जो और भी है जिसकी आपने शुरुआत की, आरएएस बनने का जो सफ़र है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जर्नी की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? क्योंकि हर सफलता के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है, कोई ना कोई स्ट्रगल ज़रूर होता है। तो आरएएस बनने का ख्याल आपके मन में कब और कैसे आया? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सामान्य परिवार से आते हैं, तो जो घर वाले हैं उनका एक सपना होता है कि बेटा अफसर बने या किसी अच्छी पोस्ट पर जाए। तो सबसे पहले घर वालों ने जो सपना देखा था उसी में मैं खुद का सपना देख रहा था, और मेरे को लगता था कि घर वालों की जो इच्छा है वो मैं पूरी कर सकूं तो उससे ज़्यादा खुशी मेरे को किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। तो उन्हीं का सपना था जिसको लेकर मैं चल रहा था, और आगे चलकर मैंने ये पाया कि एक जो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो समाज में कितना ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज़ें लगातार जैसे जैसे धीरे धीरे समझ में आई, वैसे वैसे मोटिवेशन बढ़ती गई, और उसी मोटिवेशन जो है वो प्रिपरेशन के दौरान एक फ्यूल की तरह काम करती है जी। और उसी से यह सफलता मिलना संभव हो पाता है जी। तो वीडियो के पद पर भी आप रहे, उस दौरान ही आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। वो अनुभव उस वक्त, क्या कोई किस्सा, कोई वाकया जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें? क्योंकि आरएएस बनने का सफ़र आसान नहीं होता है। जब शुरुआत आपने वीडियो के साथ करी है, यानी आपकी जॉब भी है और साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो दोनों को कैसे बैलेंस करके रखा आपने? जी मैम, मैंने 2023 में वीडियो के पद पर ज्वाइनिंग ले ली थी, और उसके बाद में मैं जैसे जैसे प्रशासन से थोड़ा सा परिचित हुआ तो मुझे यह समझ में आया कि एक जो एसडीएम या बीडीओ हैं वो समाज में और ग्रामीण लोगों के जो आम लोग हैं उनके जीवन में किस प्रकार से, उनके डे टू डे लाइफ में वो कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, और कई बार उनके लिए जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं आम जनता के लिए। तो वो चीज़ें जैसे जैसे देखी, और जो हम एक गवर्नमेंट जनता को सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और वो सर्विस मिलने के बाद में जो सिटीज़न के चेहरे पर खुशी होती है वो काफ़ी मोटिवेट करती थी। और वो जब मैं किसी का एक छोटा सा काम करता था ग्राम विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए, और वो लोग जो ग्रेटिट्यूड के साथ में जो थैंक यू बोल कर जाते थे, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब सेटिस्फाई करता था, इंस्पायर करता था।
और फिर मेरे को लगा कि यार एक गांव में छोटे से पद पर रहकर जब इतनी लोगों की हेल्प की जा सकती है तो एक बड़े पद पर जाके और भी मतलब काफ़ी लोगों के भला किया जा सकता है, उनकी मदद की जा सकती है जी। तो मतलब पब्लिक सर्विस का जो है मन बनाकर आप इस फील्ड में आए हैं कि समाज में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लाना है, हमारे आसपास जो भी गलत चीज़ हो रही है उनको सुधारना है, गांव में जगह जगह ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें कुछ बदलाव लाने की जो है आप काफ़ी जो है गुंजाइश रखते हैं और आप में वो टैलेंट भी है आप में, जिस तरीके से आप आए हैं इस पद पर तो काफ़ी अच्छा आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, काफ़ी मेहनत करके पहुँचे हैं रजनीश जी। तो एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ रजनीश, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी ऐसा लगता है कि लाइफ अब बोरिंग सी हो गई है, नीरस सी हो गई है। आपकी लाइफ में भी वो फेज़ ज़रूर आया होगा कि आपने जब पढ़ाई करते करते आरएस की तैयारी शुरू करते करते एक फ़ेज़ ऐसा देखा कि अब आपको लगा कि ये हर्डल मैं पार नहीं कर पाऊँगा या मैं गिव अप कर देना चाहता हूँ, तो उस वक्त आपने क्या डिसीज़न लिया, कैसे अपने आप को आपने वापस प्रिपेयर किया? क्योंकि ये हमारे जो युवा दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे साथी जो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक मोटिवेशनल जो है मैसेज भी होना चाहिए। किस तरीके से आपने खुद को प्रिपेयर किया? मैम ये जो एक आरएस की प्रिपरेशन है ये काफ़ी एक लंबी जर्नी है, तो इसमें रेजिलियंस तो हमें चाहिए बिल्कुल। ये एक जो एस्पिरेंट है उसका मेरे को लगता है कि फर्स्ट रेट है वो एक रेजिलियंस होना ही चाहिए। और कई बार ऐसे टेस्ट में कम मार्क्स मिलते हैं या फिर ऐसा लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस है कैसे पूरा होगा, तो उस दौरान हमें थोड़ा सा रेजिलिएंट रहना है और लगातार मतलब प्रयास करना है। वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, क्योंकि हमें वो करना ही है। कुछ सपने हैं, कुछ बड़े सपने हैं, उनको पूरा करना है, वो सिलेबस है उसको पूरा करना है, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। हमें खुद को थोड़ा सा उसके लिए तैयार करना होगा, मेंटली प्रिपेयर करना होगा, उसी से ये पॉसिबल है। तो वो तैयार मतलब वहाँ पे अगर ऐसा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो और थक के बैठ जाएं तो वो तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। जी। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि ये तैयार करने के लिए आप क्या कुछ ऐसा करते थे, कुछ आपके शौक हैं, कुछ हॉबीज़ हैं जो आप साथ में कंटिन्यू रखते थे? क्योंकि कई बार गिव अप करते करते आपको लगता था कि मैं मेरे शौक पूरे कर लूँ तो हो सकता है वापस एक एनर्जी मूड में आ जाऊँ, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल मैम, एक शौक होना और जो लाइफ को जो जीवन है उसको एक जीवंतता प्रदान करता है, वो एक हॉबी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। और मेरे प्रिपरेशन के दौरान मैं क्या करता था कि शाम को जब पढ़ के एक थकान सी आती थी या डिमोटिवेट होता था या बोरिंग लगता था, तब मैं शाम को लगभग 7 बजे दौड़ने जाता था। अच्छा। 3-4 किलोमीटर दौड़ता था। उसके साथ में जो मैं ईयरफोन लगा के जो मेरे पसंद का म्यूज़िक है वो सुनता था, या फिर कोई इंस्पिरेशनल टॉक है वो सुनता था, या फिर कभी कभी भगवत गीता सुनता था जी। तो इन सब चीज़ों से एक जो फिलोसॉफी है वो भी काफ़ी हेल्प करती है और ये लगातार हमें मोटिवेट करती है उस दौरान। यानी हमारे जो शौक हैं वो हमेशा जिंदा रहने चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रजनीश, क्योंकि आपने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्लियर किया उस चीज़ को। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल ये है, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त ये मन में ख्याल आया, क्योंकि आप एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, तो आपके मन में कभी ये भी ख्याल आया होगा कि हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश कम आती है, तो ऐसे में उस चीज़ को आपने कैसे अपने आप फेस किया? क्योंकि आपको लगता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी क्लियर कर सकते हैं अच्छे से? बिल्कुल मैम, आरएस में तो हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। उनके लिए प्रॉपर जो राजस्थान का रिसोर्सेज हैं, राजस्थान की जो स्टडी से रिलेटेड हैं वो रिसोर्सेज भी उनको मिल जाते हैं। तो हिंदी मीडियम का आरएस में ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो 4th पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, उसमें इंग्लिश 80 मार्क्स की आती है, तो उसमें हमें इंग्लिश आनी ज़रूरी है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैंने देखे हैं कई बार आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको उसी से डर लगता है सबसे ज़्यादा। हाँ। जो इंग्लिश वाला 80 नंबर का जो पोर्शन है उसमें वो जैसे तैसे करके पार होना चाहते हैं। तो इंग्लिश को मतलब ऐसे एक बार में तो सीखा जा नहीं सकता, धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश की कोई बुक्स पढ़ें, या फिर कोई इंग्लिश की जो मूवीज़ हैं उनके थ्रू हम धीरे धीरे उसको इंटरनलाइज किया जा सकता है। तो वही चीज़ है, तो धीरे धीरे ही उसको, बिल्कुल सही कहा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फेस करना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहें। हाँ। जैसे कि आपने बोला इंग्लिश में अगर जिसी भी चीज़ में आपकी कमी है तो उसको कमी को दूर करने के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है, और साथ ही आप में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को क्लियर किया, आपने अपनी जो कमी थी उसको कमी नहीं समझकर उसको अपनी ताकत समझी और लगातार उस पर वर्क करते गए, तो उसी का नतीजा हम सब देख रहे हैं आज। तो अगर रजनीश मैं आपसे जानना चाहूँ कि असली रजनीश कौन है, मतलब ये आरएस जो मेरे सामने बैठा है या कोई
और है, मतलब कुछ और आपके मन में चलता है या कुछ और आपके शौक़ हैं या कुछ और अपने आप से आप उम्मीद करते हैं? असली रजनीश तो मैम मेरे को लगता है एक जो फॉर्मल और जो ऑफिशियल रजनीश है उससे काफ़ी अलग है। अच्छा। और वो अपने दोस्तों में घुलना मिलना, उनसे बातें करना, इधर उधर घूमते फिरते रहना, उसी टाइप का है, खेलते कूदते रहना, वही है मैम। जी, तो आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन किया है, पढ़ाई भी वहाँ से करी है, तो ऐसे में वहाँ का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? आपके दोस्त भी रहे होंगे, किस तरीके से आपने उस पल को जिया? राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैम मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मैं 1 साल यहाँ पे कर पाया था और उसके बाद में कोविड के दौरान लॉकडाउन लग गए थे, तो मैं वापस घर पे चला गया था। और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मैंने घर से ही करी है तैयारी जी। तो फर्स्ट ईयर के दौरान यहाँ पे घूमना फिरना और दोस्तों के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो उसी कारण मेरे रिज़ल्ट था उस पढ़ाई पर मैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर पाया। और उस दौरान मेरे 45% ही आए थे फर्स्ट ईयर में। ओके। तो वो मेरे को लगता है कि उस 45% ने जो मेरे को धक्का दिया और जो मेरे को ठेस लगी, वो एक लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट के जैसा ही था। और उसके बाद में मेरे को लगा कि यार अब मतलब थोड़ा सा लाइफ के प्रति हमें सीरियस होकर कुछ करना चाहिए, तो मैंने फिर आरएस की तैयारी ढंग से स्टार्ट की। और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के दौरान मैंने जो एकेडमिक्स की बुक थी, जैसे मैंने बीए करी थी तो उसमें जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स थे, तो उन्हीं पर मैंने पूरा फोकस रखा था और इन 3 सब्जेक्ट को बीए के दौरान अच्छे से तैयार किया। और उसके बाद में आरएस की, और पहले वीडियो की तैयारी की थी, उसके बाद में आरएस की तैयारी की। एक बहुत ज़रूरी सवाल रजनीश आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जैसे बताया आरयू से आप पास आउट हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त भी रहे हैं, सर्किल भी रहा। ऐसे में जब आप आरएस की तैयारी कर रहे थे तो ग्रुप स्टडी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है कई युवाओं में, किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। आपके लिए ग्रुप स्टडी का क्या मायने हैं? मैम ग्रुप स्टडी के दौरान मैं जहाँ पे वीडियो पोस्टेड था वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे, वो भी तैयारी कर रहे थे आरएस की, तो उनके साथ में मैं कभी कभी डिस्कशन करता था। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हूँ, तो अच्छा। मैं ज़्यादा ग्रुप स्टडी में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। कई बार वो पूछते थे तो मैं उनको बता देता था, या कोई चीज़ मेरे को पूछनी होती थी या कोई जो चीज़ या बुक्स वगैरह उनसे चाहिए होती थी वो उनसे ले लेता था। लेकिन ज़्यादा मैं सेल्फ स्टडी पर और सेल्फ सेंट्री की रहा था तैयारी के दौरान, तो ग्रुप स्टडी का मेरे लिए वो कम है मतलब। जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल रजनीश इस वक्त जो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़, ऑनलाइन कोचिंग्स या क्लासेस की अगर हम बात करें या फिर सेल्फ स्टडी की बात करें, दोनों में से किसको प्रायोरिटी आप देंगे और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं पर्सनली सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी देता हूँ हमेशा। क्योंकि एक किताब पढ़ रहे हैं उसमें हमारी कई क्वालिटीज़ डेवलप होते हैं, उसमें हम में पेशेंस डेवलप होता है, हमारा फोकस, अटेंशन और जो अटेंशन स्पैन है उसको वो धीरे धीरे बढ़ती है, और वो हमें मतलब लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हमेशा सेल्फ स्टडी पर बिलीव करता हूँ और उसी के थ्रू ये मैंने पेपर क्लियर किया है। तो कोचिंग आपने कहीं से नहीं ली या कहीं कोचिंग की है आपने? नहीं मैम, कोचिंग नहीं करी है तो आपको क्या लगता है कोचिंग की क्या अभी भूमिका है, कितना ज़रूरी होता है कोचिंग क्लासेस लेना? जो बच्चे ले रहे हैं, कई लोग लेते भी हैं कोचिंग क्लासेस, तो दोनों की इंपॉर्टेंस को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ मैम, अगर हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो फिर कोचिंग की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी कोचिंग वाले हम देखते हैं कई बार उन्हें बाद में 1 साल कोचिंग करने के बाद में 2-3 साल तक सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, तभी जाके वो उनका जो कोचिंग वाला मटेरियल है वो अच्छे से तैयार हो पाता है और उसी के बाद उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो सेल्फ स्टडी का इसमें ज़्यादा रोल है। कोचिंग वाला एक परसेप्शन बन गया है कि कोचिंग हमें लेनी पड़ेगी, और कई लोगों को ज़रूरत भी हो सकती है, वो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी की इच्छा है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम सेल्फ स्टडी के आधार पर ही इस पेपर को क्लियर कर सकें और अच्छे नंबरों से क्लियर कर सकते हैं। जी रजनीश, हमारे बीच में आप हैं तो एक प्रेरणा की तरह हमारे जो युवा दर्शक हैं आपको समझ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आरएस क्लियर करके आप आए हैं। तो जो युवा एस्पिरेंट्स हैं जो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए अगर वो शुरुआत करना चाहें तो क्या 12वीं सही रहेगी या ग्रेजुएशन के बाद शुरुआत की जा सकती है? सबसे ज़रूरी ये सवाल है कि शुरुआत कहाँ से करें? अगर कोई मेरा युवा साथी आरएस की या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहा है तो मेरे को लगता है कि 12th के बाद में उन्हें अपना सब्जेक्ट है वो स्विच कर लेने चाहिए, जैसे कि मैंने किया था। 12th तक मेरे साइंस मैथ
थी। अच्छा। और उसके बाद में मैंने बीए कर लिया था, क्योंकि यही सब्जेक्ट इनमें ज़्यादा काम में आते हैं। जैसे वो अपनी चॉइस के हिसाब से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी लेके इनमें ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स ने आपकी काफ़ी हेल्प करी है आरएस के टाइम पे। तो सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ज़रूरी है। इस वक्त क्या सब्जेक्ट आप ले रहे हो वो आगे जाके आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो आरएस के जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? शुरुआत में किस तरीके से वो प्लान तैयार करें पढ़ाई करने से पहले, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट ही बुक लेके बैठ जाते हैं और स्टडी शुरू कर देते हैं, लेकिन प्री प्लान जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने किस तरीके से प्लानिंग करी, और जो युवा साथी आप देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे, किस तरीके से प्लान किया जाए? अगर आरएस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैम मेरे को लगता है इसमें पहला स्टेप हमारा सिलेबस है। आरएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो उठाएं, उसमें क्या क्या किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है उनके अच्छा से एनालाइज करें। उसके बाद में सेकंड जो स्टेप है वो है PYQs। ओके। पिछले वर्षों में प्री में कौन कौन से क्वेश्चन आए, अब एक टॉपिक को ले लिया, उसमें हमने देख लिया कि सिलेबस में ये टॉपिक है, इसके PYQs इस पर कौन कौन से आए हैं, इस पर प्री में कौन कौन से क्वेश्चन है, मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन है, उनको आप उस टॉपिक पर एक जगह अपने नोट्स में लिख लें। उसके बाद में हमें सोर्सेज पर फोकस करना चाहिए कि ये टॉपिक है ये कहाँ से पढ़ा जा सकता है, भले ही वो NCERT हो या कोई स्टैंडर्ड बुक दूसरी हो, या सही अभी हम ChatGPT और इनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो कहीं से भी आप उसके सोर्सेज को अलग अलग देखें, और उसके बाद में ये देखें कि ये जो क्वेश्चन PYQs हैं ये एड्रेस इन सोर्सेज हमारे सोर्सेज से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे सोर्सेज एकदम सही है। और फिर एक बार उसको पढ़ के उसके बाद में आप नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसका रिवीजन करें। तो मतलब स्टार्टिंग जो है हमें सिलेबस के साथ ही करनी चाहिए। सबसे पहले अपने सिलेबस पर फोकस करना चाहिए, उसके अलावा PYQs पे जो है उसको रीचेक करके अपनी तैयारी शुरुआत करनी चाहिए। आपने बुक्स की बात की रजनीश, बुक्स पर मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स ही काफ़ी होती हैं। कई बार बच्चे बुक्स को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत सारा मटीरियल तो इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उसको पढ़ने में उनको फिर दिक्कत होती है। तो ऐसे में स्टैंडर्ड बुक्स काफ़ी होती हैं या NCERT या फिर राजस्थान के लिए स्पेसिफिक पर्टिकुलर बुक्स होती हैं? कौन कौन सी बुक्स का जो है चयन ज़रूरी हो जाता है इस वक्त? बुक्स में मैम ऐसा है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो हमें चाहिए ही, और NCERT बेसिक्स के लिए NCERT रेफ़र कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी टॉपिक पर हमें जीरो से स्टार्ट करना है तो पहले आप NCERT उठाएं, उसके बाद में कोई स्टैंडर्ड बुक है वो उठाएं। और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के नाम अगर आप सजेस्ट करना चाहें हमारे दर्शकों को? जैसे हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम थी, और जियोग्राफी के लिए इंडियन जियोग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन पढ़ी थी, और राजस्थान का जो जीके है उसके लिए पेनोरमा की बुक्स आती हैं 2 बड़ी बड़ी, उनमें पूरा कवर हो जाता है, वो बुक्स पढ़ी थी। और इसके अलावा राजस्थान जीके के लिए आपने कौन सी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आपने बहुत तरीके के एग्ज़ाम्स पास किए हैं, वीडियो का भी पेपर आपने दिया है, तो ऐसे में राजस्थान पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है। राजस्थान की जीके को कैसे प्रिपेयर करें? कुछ पर्टिकुलर बुक नेम है जो सजेस्ट करना चाहेंगे? जी मैम, मैंने बताया ना, वो पेनोरमा वाली जो 2 बुक्स हैं उनमें, हाँ, उनमें लगभग हर चीज़ कवर कर रखी है उन लोगों ने। वो काफ़ी लेंथी बुक्स हैं, एक बार को देख के उनका डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे बार बार उनका रिवीजन करते रहे। और वो राजस्थान का लगभग मतलब हर सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। राजस्थान की पॉलिटी हो, राजस्थान की इकोनॉमिक्स हो, राजस्थान की हिस्ट्री हो, राजस्थान की ज्योग्राफी हो, पूरा कवर कर रहे हैं वो। तो उससे बाहर नहीं, कम ही क्वेश्चन आते हैं। रजनीश, आरएस की जो परीक्षा है प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज़ में होती है। अगर हम प्री की बात करें तो प्री की तैयारी के लिए एक प्री प्लान बहुत ज़रूरी है। प्री प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी यह है कि क्या प्री के साथ साथ ही हमको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? ये बहुत लोग जो है इसको लेके कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कई बार लगता है कि केवल प्री की ही तैयारी कर रहे हैं, मेंस के बाद में मेंस के टाइम पर करेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो आपने बताया थोड़ी सी गलत स्ट्रेटजी है कि हम पहले प्री की कर रहे हैं, प्री क्लियर होने के बाद में मेंस की स्टार्ट करते हैं, तो बाद में हमें टाइम ही नहीं मिलता। मेंस का जो पूरा सिलेबस है और जो टेस्ट लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए बहुत कम टाइम मिलता है। जैसा कि इस बार भी हमने देखा था, अब सरकार बार बार उसको पोस्टपोन भी नहीं कर रही है। जो 2-3 महीने का टाइम है वही मिलेगा हमें प्री और मेंस के बीच में। तो अब जैसे नई वैकेंसी अब आने के आसार हैं, तो अभी हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और प्री से 1 या 2 महीने पहले
प्री स्पेसिफिक होकर प्री की तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद में वापस मेंस की तैयारी प्री क्लियर होने के बाद में कर सकते हैं। दोनों को साथ लेके करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मेंस का भी हमें पढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा सा स्पेसिफिक एक डिसाइड कर लें कि हमें मेंस भी पढ़नी है और प्री भी पढ़नी है, और जब नज़दीक आ जाए एग्ज़ाम तो उसको फोकस हमें उस पर कर देना चाहिए। सेल्फ नोट्स की अगर मैं बात करूँ, नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने नोट्स से पढ़ाई करी जैसे कि आपने बताया था, तो सेल्फ नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, जो युवा साथी जो देख रहे हैं। कई बार नोट्स बनाने में जो है वो थोड़ा सा जो है झिझक जाते हैं, या फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है, या फिर कह सकते हैं आलस हो जाता है, तो नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है? नोट्स तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट्स रिवीजन में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। एक आप सीधे नोट्स उठा के किसी और के नोट्स पढ़ोगे तो पहली बात तो उसमें समझ में ही नहीं आएगा, और उसके बाद में जो हम नोट्स बनाते हैं वो हम खुद के हिसाब से उनको टेलर कर सकते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें याद है। अब जो चीज़ें याद है उनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख सकते हैं, एग्जांपल्स लिख सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट से कोई डाटा है या कोई कोट्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी करेंगे तो वही नोट्स हैं, सेल्फ नोट्स बन जाएंगे उससे, और वैल्यू एनरिचमेंट में वो काफ़ी काम आते हैं। तो मैंने तो इस प्रकार से ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अब मेरे नोट्स थे वो कई लोग नंबर आने के बाद में लोगों ने बोला था कि आप अपने नोट्स दे दो, मैंने उनको दिखाए भी थे, लेकिन बाद में उनके कुछ समझ में नहीं आया उन नोट्स में से। तो सेल्फ नोट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। खुद से बनाए हुए, खुद से लिखे हुए नोट्स ज़्यादा अगर आपको रिमाइंड रहते हैं, याद रहते हैं लंबे तक, और जो है रिवीजन भी अच्छे तरीके से आप कर पाते हैं। हाँ, रिवीजन अब जैसे 30-40 पेज के नोट्स थे, उनको मैं बार बार एग्ज़ाम से पहले 10-15 बार उनको रिवाइज़ कर लिया था मैंने। हर सब्जेक्ट के अगर 20-30 पेज के नोट्स हम बना लेंगे तो फिर अब मेंस में जाने से बिल्कुल पहले आप उनको एक बार देख के चले जाओ और वहाँ पे जाके लिख दो, तो कितना आसान, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, लगातार नोट्स बना रहे हैं, तो रिवाइज ज़रूर करें जाने से पहले। एक ज़रूरी सवाल रजनीश, क्योंकि आप खुद एक ग्रामीण परिवेश से आए हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, पढ़ाई का माहौल नहीं होता है, ऐसे में जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो युवा एस्पिरेंट्स हमारे जब तैयारी करना चाह रहे हैं और ग्रामीण एरियाज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे रूरल एरियाज़ में, और वहीं से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, या वो ऑनलाइन घर पर रह के ही पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं? कैसे जो लिमिटेड रिसोर्सेज में किया जा सकता है आरएस की तैयारी को? बिल्कुल मैम, जो ग्रामीण परिवेश से हैं वो घर पे रह के इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस बार भी मेरे साथ कई साथी हैं जिन्होंने अपनी पूरी स्टडी है, जो पूरी प्रिपरेशन है वो घर से ही करी है। उन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया। हाँ, टेस्ट लिखना ज़रूरी है, उसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगे फिर भी कि कोचिंग की आवश्यकता है तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं घर पे बैठ के, और घर पर अच्छा माहौल मिल जाता है नॉर्मली, और घर पर नहीं मिलता फिर आपको लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करनी पड़ेगी। वो तो मतलब जो एस्पिरेंट है उसको अपना एनवायरनमेंट देख के उस हिसाब से खुद को डालना ही पड़ता है उस हिसाब से। ठीक है, प्री हमने क्लियर कर लिया, मेंस हमने क्लियर कर लिया। अगर हम इंटरव्यू की बात करें, सबसे ज़रूरी और सबसे मेन जो है वहीं पर जो है कई बच्चे मात खा जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेंस और प्री क्लियर करने के बाद इंटरव्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है? कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है और इस वजह से जो है बच्चे जो हैं इंटरव्यू में भी रह जाते हैं। आपकी नज़र में इंटरव्यू की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए बच्चों को? इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस तो मैम है ही बिल्कुल, क्योंकि इंटरव्यू के हमारी जो फाइनल पोस्ट है वो डिसाइड हो जाती है। अब इंटरव्यू में अगर 1 या 2 नंबर कम रह गए तो वो फिर पोस्ट डिसाइड कर देती है कि आप आरएस बनोगे, आरपीएस बनोगे या फिर तहसीलदार बनोगे। 1-2 नंबर का मार्जिन रहता है, तो फिर वहाँ पे इंटरव्यू जो काफ़ी मतलब एक क्रिटिकल स्टेज है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? इंटरव्यू के दौरान पहले मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई थी, और लोगों मतलब मॉक इंटरव्यूज़ में काफ़ी नर्वस हो जाता था और सही से बोल नहीं पाता, जो चीज़ें आ रही थी वो भी नहीं बता पा रहा था। तो लेकिन मैंने क्या किया उस टाइम पर, फिर काफ़ी सारे मॉक दिए और प्रैक्टिस की, और उस दौरान मैंने ChatGPT का वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लिया था, तो उसके थ्रू मैंने वहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। तो धीरे धीरे काफ़ी प्रैक्टिस करी तो एक डिसेंट लेवल पर जाके वो अच्छा इंटरव्यू गया था मेरा। जी। और रजनीश, आप SDM की जो है अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो SDM की ट्रेनिंग के अनुभव को भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी जो है अभ्यर्थियों से मुलाकात करी, जो चयनित अभ्यर्थियों से, और साथ में उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो आपसे मिले, आप सभी से मिले चयनित अभ्यर्थियों से, कैसा आपको लग रहा है SDM की ट्रेनिंग के दौरान? क्या अनुभव हम जो है शेयर करना चाहेंगे? मैम थोड़ा सा स्पेशल फील तो होता है, क्योंकि CM साहब लोग मतलब कितने
उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, मिलना होता नहीं है, और एक सीएम साहब आपके साथ संवाद कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उन्होंने जो मैसेज दिया, जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए जो उनका मैसेज था वो काफ़ी प्रेरणादायक था। तो सीएम साहब का जो संवाद प्रोग्राम था वो काफ़ी मतलब अच्छा रहा, और उसमें काफ़ी हेल्पफुल मैसेज उनसे मिला हमें जी। इसके अलावा जो यहाँ का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है उसकी बात करें तो मैम यहाँ पे काफ़ी लाइट माहौल है, सब लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी गेम्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, तो बहुत हैपनिंग सा माहौल रहता है। बहुत अच्छा माहौल रहता है, सब लोग आपस में घुलते मिलते हैं, मजाक मस्ती चलती रहती है, तो अच्छा माहौल है यहाँ का। आफ्टर एसडीएम जो है आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग होने वाली है, मतलब क्या बदलाव आप लाने के लिए सोचते हैं और किस क्षेत्र में सोचते हैं? आफ्टर एसडीएम मैम मैं सबसे पहले ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देने का प्रयास करूँगा, और जो सरकार की स्कीम्स हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में और जो अंत में जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर पर विशेष ध्यान रहेगा मेरा, और तीसरी मेरी प्रायोरिटी हेल्थ और एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना रहेगा, क्योंकि इनसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी आवश्यक है, और ये हमारे राज्य को जी काफ़ी आगे ले जा सकती हैं। बहुत अच्छे विचार आप रखते हैं रजनीश, क्योंकि इस पद पर आने के बाद जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और साथ में उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो जो आपने सोचे हैं, जो क्षेत्र सोचे हैं, उसके लिए आप प्रयास करते रहिए निरंतर, उसकी बधाइयाँ हम अभी से दे देते हैं आपको। लेकिन जाते जाते हम ये चाहते हैं कि हमारे जो युवा साथी आपको देख रहे हैं, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए एक आपकी तरफ से क्या मैसेज होना चाहिए जो उनके लिए एक इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल भी हो? जो युवा साथी हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अपने माइंड में एक जो एम है वो क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए हम पूरी प्लानिंग करें, और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की हमारी जो विल पावर है वो हमें रखनी चाहिए। ये सक्सेस के मूल मंत्र मेरे को लगता है कि यही है। बहुत अच्छे मूल मंत्र हैं आपके। और रजनीश, हमारी तरफ से जो दूरदर्शन परिवार है उसकी उनकी तरफ से भी आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि समाज में आप ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे और पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और युवा कार्यक्रम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। और सबसे ज़रूरी बात जो आज हमने सीखी है कि सपने बड़े तो होने ही चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए ज़िद, हमारा जो डेडिकेशन है, हमारा जो धैर्य है, और सबसे ज़रूरी हमारा जो है खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास रखिए, निरंतर बढ़ते रहिए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।